नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन अभितो को रूम थिएटर की इस लाइव प्रोग्राम श्रृंखला का हमारा ये 5वां अध्याय, 5वां एपिसोड। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। और आप सब देख सकते हैं आज की शाम कितनी खुशनुमा है, कितनी महत्वपूर्ण है और मेरे लिए कितना सौभाग्य लेकर आई है कि मैं जिनके साथ आज हूँ और जिनसे बहुत कुछ जानने, सीखने का, सुनने का मौका मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने वाला है और आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से। हिंदी साहित्य की जिसे हम कह सकते हैं अग्रिम पंक्ति की लेखिका, जिन्होंने अपनी लेखनी से सबको चमत्कृत किया है, श्री विमर्श को आगे बढ़ाया है और एक नया बिंब गढ़ा है अपनी लेखनी से, डॉक्टर सूर्यबाला जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और नमस्कार प्रतिमा जी, आपका आशीर्वाद बस मिले, ये कार्यक्रम हमारा अच्छा सा हो और मैं आपके समक्ष अपने आप को वहां तक पहुंचा सकूं जहां तक पहुंच के आपसे बात करना संभव है। क्योंकि जब हमारे सामने बहुत बड़े व्यक्तित्व होते हैं तो हमें समझना होता है कि कैसे समेटे उनको, गागर में सागर भरनी होती है। आपने इतना कुछ लिखा है, कहानियां, और मैं अभी देख रही थी कि आपने टीवी धारावाहिक भी लिखे हैं, जिसको आज के समय में कहते हैं बहुत चैलेंजिंग काम है। और दर्शकों की नब्ज पकड़ते हुए, टीआरपी की नब्ज पकड़ते हुए कैसे आप लिखते हैं, तो वो आपका लिखा हुआ है। और सबसे कमाल की बात ये कि आप जैसी संजीदा लेखिका की लेखनी से व्यंग्य भी निकले हैं। और व्यंग्य जब मैंने आज पढ़े आपके, तो मुझे इतना आनंद आया। और व्यंग्य की जो हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 4 सप्ताह से, कि व्यंग्य एक बाण होता है, धंसना चाहिए और जिसको धंस जाए उसको बहुत देर तक छटपटाता हुआ छूट जाना चाहिए वहां पे। वो सब मुझे समझ में आया। तो मैम, बातें तो अभी आपसे होंगी, लेकिन पहले स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस कार्यक्रम को अपनी लेखनी और अपनी वाणी के माध्यम से आज आगे बढ़ाएं और व्यंग्य पाठ आप प्रस्तुत करें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत आभार प्रतिमा तुम्हारा, विभा रानी का, विभा रानी के रूम थिएटर अवितोको का। मुझे तो लगता है कि विभा तुम लोगों के माध्यम से और अवितोको रूम थिएटर के माध्यम से कितने चमत्कार कर रही है, कितनी कर चुकी है और पता नहीं क्या आगे करेगी। एक मतलब हम जो कुछ सोचते हैं उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे पता चला है कि ये तीसरा सीजन है अवितोको का रूम थिएटर का, और इसमें विभा ने सोचा कि नहीं, हम व्यंग्य को लेकर सामने आए। और मुझे मालूम है कि विभा खुद भी बहुत अच्छी व्यंग्यकार है। और आजकल तो हमारे सामने ये शायद तुम्हें नहीं पता होगा, और लेकिन लोग जानते हैं कि मुझे व्यंग्य की पितामही कहते हैं। किसी ने कहा कि क्योंकि जब हमारी पीढ़ी में मुझे छोड़कर और दूर दूर तक कोई व्यंग्य लिखने वाली महिला नहीं थी। मुझसे पहले शांति मेहरोत्रा जी थी और मेरे साथ अलका पाठक जी थी। तो इसलिए लोग पहला सवाल ये करते थे कि आप महिला होकर व्यंग्य लिखती हैं, आप महिला कथाकार होकर व्यंग्य लिखती हैं। तो तुमने आज मुझे पहले ही ये एक आमंत्रण दे दिया है व्यंग्य का। उसके पहले एक छोटी सी गलती तुम्हारी नहीं, हमारा परिचय लिखने वाले की है। तो मैंने ये फिल्म स्क्रिप्ट या टीवी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, क्योंकि मैं कोई भी चैलेंजिंग काम नहीं लेती हूँ प्रतिमा। मैं अपने सुख के लिए जो मेरा मन जिधर जाएगा, कितने ऑफर मुझे आए, कितने फोन आए कि नहीं आप हमारे लिखिए, मेरी रचनाओं पर ये टीवी धारावाहिक बने, मेरी कहानियों पर बने हैं, लेकिन मैंने जी स्वयं नहीं लिखे हैं। एक स्क्रिप्ट जी सिर्फ लिखी है मैंने, वो मेरी एक कहानी है जिसे इंडियन क्लासिक्स की, जिसको 2 पुरस्कार भी मिले, वो सजा याफ्ता, वो यूट्यूब पर भी है, सजा याफ्ता टीवी फिल्म। और मैंने जी कभी किसी टीवी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। तो आज मैं शुरू से ही बड़ा अच्छा किया तुमने कि सीधे रचना से शुरू कर दिया। तो मैं जी ये महसूस करती हूँ कि इतना व्यंग्य पर कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा कहा जा रहा है और बहुत ज्यादा लिखा जा रहा है। इससे अच्छा होगा कि हम दृष्टांत दे दे करके, और तुमने आज भी हमारी कुछ रचनाएं पढ़ी, तो कहे कि ये देखिए कि व्यंग्य किसी भी चीज पर लिखा जा सकता है और
उसको लेकर आप उस विषय को कहाँ तक पहुंच सकते हैं, अपने अंदर और अपने बाहर का कितना कुछ खंगाल सकते हैं, देखते जाइए। और ये मैं तुम्हें ये भी बता दूं, ये मैं व्यंग्य रचना जो भी पढ़ूंगी, हमसे लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि आपने एक वाक्य कहीं कहा है कि व्यंग्य मेरे लिए अचानक की कौंध होता है। तो इसका क्या मतलब, अचानक की कौंध क्या? तो ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण, ये जो मैं व्यंग्य रचना पढ़ने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है भगवान ने कहा था। और इसकी मैं बड़ी मजेदार दिलचस्प स्रोत बताती हूँ तुमसे। जड़ वो ये है कि मेरा किसी सचिव, काफी सेक्रेटरीट के किसी कोई बड़े कपल थे अच्छे, वो मिले, पूछा आप कहाँ गए थे? उन्होंने कहा हम पिछले दिनों वाराणसी होकर आए। हमने कहा अच्छा, वाराणसी? क्या लगे? महाभिषेक देखा बाबा विश्वनाथ का। तो पहला चित्र मेरे दिमाग में आया कि महाभिषेक मंदिर का मतलब कि कचड़ पचड़, भीड़, खूब भीड़, भीड़ की रेल। मैंने कहा नहीं, बहुत सुंदर, बड़ी शांति से, बहुत अच्छा अभिषेक देखा। तुरंत प्रतिमा मुझे कौंधा कि इनके जाने पर मंदिर कैसा रहा होगा। और जब वीआईपी सामान्य जन, वीआईपी ट्रीटमेंट जो हमारे यहाँ है, जी और जी वो सब व्यवस्था, और हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में है, साहित्य में है, धर्म में है, आध्यात्म में है। तो वो मैं पढ़ने जा रही हूँ आज। जी भगवान ने जी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि मुझे सुनने वाले कौन है कौन नहीं, लेकिन प्रतिमा तो है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही। जी, बहुत लोग सुन रहे हैं मैम। तो मैं बता दूं आपको, शुरू में ही पिलकेंद्र अरोड़ा जी देख रहे हैं, वाह। ललित जी हैं, आर्यन शर्मा जी हाँ, हैं, निर्देश निधि जी हैं, विभा दीदी हैं, और हाँ, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। जी बस नहीं, मेरे लिए इतना बहुत है, क्योंकि पिलकेंद्र जी ने ही पूछा था मुझसे कि अचानक की कौंध क्या है, तो अचानक की कौंध का मैं बता देती हूँ। जी मैंने स्रोत बिल्कुल। बता दिया। हाँ, जी जी तो जी, मैं मैं शुरू आपको करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, नमस्कार प्रतिमा। मैं ठीक पीछे है, से दर्शकों में बैठकर आपको सुन रही हूँ। जरूर सुनना। मुझे जी अच्छा लगेगा। तो मैं व्यंग्य पढ़ने जा रही हूँ। सबको मेरा नमस्कार, क्योंकि मुझे पता चला है कि कुछ लोग बैठे हैं, और मैं जानती हूँ, और कुछ के नाम भी प्रतिमा ने बता दिए, और मुझे व्यंग्य सुनाना अच्छा भी लगता है। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अचानक की कौंध। तो मैंने बताया कि किसी ने बस इतना बताया, किसी वीआईपी ने, कि हम गए थे दर्शन, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो मैंने तुरंत सोचा कि इन्हें अच्छे दर्शन तो इन्हें होंगे ही क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ हर क्षेत्र में जो वीआईपी ट्रीटमेंट चलता है, और उसे लेकर मैं किस किस तरह पहुंची हूँ, आप लोगों को सुना के मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ी सी लंबी व्यंग्य रचना है, मैं इसने इसे थोड़ा एडिट करने की कोशिश की है। भगवान ने कहा था। इसका दूसरा ये भी टाइटल हो सकता है कि अगर भगवान कह पाते, भगवान बोल पाते तो क्या कहते, क्या दुर्दशा भगवान की कर रखी है हम लोगों ने। तो भगवान ने कहा था। भगवान के मंदिर में सुबह से जबरदस्त गहमा गहमी थी। कारण प्रदेश के नवनियुक्त सांस्कृतिक सचिव महोदय आज भगवान के दर्शनार्थ पधारने वाले थे। सो सरगर्मी आज से नहीं, हफ्तों पहले से थी। मंदिर के चारों तरफ भक्तों और श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के फलस्वरूप इकट्ठा हुआ कीचड़, कांदों और सड़े फूल मालाओं का कचरा पूरी मुस्तैदी से हटाया जा रहा था। अगल बगल का सारा एरिया धूल धक्कड़ और मक्खी मच्छर विहीन किया जा रहा था। गड्ढे गड्ढियों में गैर मिलावटी डीडीटी छिड़का जा रहा था। मंदिर प्रांगण के बाहर भी दूर दूर तक दोनों तरफ सिंदूर, टिकुली, कंघी, शीशा और शक्कर फुटाने बेचने वालों को खदेड़ खदेड़ कर भगाया जा रहा था। बाहरी स्वच्छता अभियान के साथ साथ मंदिर के अंदर भी चारों तरफ ताकों पर बैठे देवी देवताओं को भी सिंदूर और तेल चुपड़ चुपड़ करके खूब चमकाया जा रहा था। प्रांगण तो मतलब मंदिर का प्रांगण तो झाड़ू, पानी और फिनाइल से धो धोकर ऐसा स्वच्छ कर दिया गया था कि स्वयं भगवान को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं के मंदिर का प्रांगण है, जो सचिव महोदय के आने की वजह से चमकाया जा रहा था। दरअसल ये खबर अब आम हो चुकी थी कि नवनियुक्त सचिव महोदय
अत्यंत धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। यही कारण है कि शहर के दौरे का कार्यक्रम निश्चित करने के साथ ही सचिव महोदय ने सांस्कृतिक महत्व के इस मंदिर वाले भगवान का अभिषेक करने की मंशा जाहिर की थी। बस इसी का नतीजा था कि पलक झपकते भगवान का मंदिर लगभग एक विवाह योग्य हिंदुस्तानी लड़की के पारंपरिक घर में तब्दील हो चुका था, जिसके घर उस लड़की को देखने वाले अभी अभी आने वाले होते। ऐसा मंदिर हो रहा था जहां वीआईपी आने वाले थे। सचिव महोदय संध्या काल की आरती में सम्मिलित होना चाहते थे। आरती का समय ठीक 7 बजे था, इसलिए प्रतीक्षा आरंभ हुई। जाहिर था कि देर और विलंब होना ही था। सचिव महोदय के आगमन में विलंब पर विलंब होने के साथ साथ आरती की वेला भी टलने लगी। छोटे पुजारी परेशान होकर उप पुजारी की तरफ देख रहे थे। उप पुजारी व्यग्र भाव से प्रमुख पुजारी की तरफ देख रहे थे और प्रमुख पुजारी भगवान की तरफ, और भगवान खुद पसोपेश में थे। देखिए वीआईपी कल्चर में भगवान की क्या स्थिति। भगवान खुद पसोपेश में थे। अतः तथास्तु और एवमस्तु के बीच का मिला जुला कुछ ऐसा घालमेली सिग्नल दे रहे थे जिसका कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता था। प्रमुख पुजारी अनुभवी थे, सही अर्थ लगाया कि भगवान की मंशा है, भगवान की इच्छा है कि सांस्कृतिक सचिव महोदय के आगमन तक मेरा आरती अभिषेक रोका जा सके तो अच्छा। प्रमुख पुजारी के इस निष्कर्ष का सभी पुजारियों ने सहभाव से स्वागत किया। इंतजार और सही। अब भगवान कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे हैं भाई, अब भगवान कह रहे हैं। अतः मंदिर के मुख्य द्वार पर लाल पीली अंततः मंदिर के मुख्य द्वार पर लाल पीली बत्तियों वाली गाड़ियों का काफिला हचाक हचाक की ध्वनि के साथ आकर रुका। मातहतों तथा छोटे बड़े अधिकारियों से घिरे सांस्कृतिक सचिव महोदय पधार गए थे। चुस्त दुरुस्त कारवां झूमते झामते मुस्तैदी से मंदिर की ओर चला। तैयारी सब पहले से ही थी। हर हर महादेव के जयघोष के साथ आरती और महाभिषेक इस तरह प्रारंभ हुआ जैसे सचिव महोदय के रूप में भगवान अभी अभी पधारे। किस तरह कि सर्वप्रथम प्रमुख पुजारी ने सचिव महोदय की अगवानी की, उन्हें तिलक लगाया, माल्यार्पण किया, अंग वस्त्रम चढ़ाकर चांदी के नटराज की वजनी मूर्ति भेंट स्वरूप दी। तत्पश्चात सचिव महोदय से विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करवाया। विधि विधान से आराम से समय लेकर देखिए, उतनी देर तक छुटभइये पुजारी, द्वारपाल और कर्मचारी मामूली भक्तों और दर्शनार्थियों को लगातार पीछे खदेड़ते रहे। कुछ हठी किस्म के भक्त श्रद्धालु नहीं माने तो मंदिर के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों ने एक आध डंडे जमा कर उन्हें पस्त कर दिया। इस प्रकार सभी कार्य बड़े सुचारू रूप से संपन्न हुआ। अब भगवान भी बड़े प्रेम से मिले। सांस्कृतिक सचिव महोदय को ऐसी उम्मीद न थी। उन्होंने एक आस्थावान भारतीय की तरह गदगद भाव से हाथ जोड़कर कहा, बड़े दिनों से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी प्रभु, आज पूरी हुई। जवाब में भगवान ने भी बड़े प्रेम से कहा, स्वयं मेरी भी बड़ी इच्छा थी आपके दर्शनों की सचिव महोदय। सांस्कृतिक सचिव महोदय अचकचाए, आपको मेरे दर्शनों की इच्छा? क्या कहते हैं भगवान? कुछ समझ नहीं आया। भगवान सकुचाते हुए बोले, ठीक कह रहा हूं सचिव महोदय, देखते नहीं है आजकल पढ़े लिखे सभ्य सुशिक्षित लोग मंदिर में आते कहाँ हैं। तरस जाता हूं किसी सूटेड बूटेड सफारी सुसज्जित ढंग के आदमी से के साथ उठने बैठने के। जब भी देखो बेपढ़े उजड़ गंवार मनौतियों की पोटलियां
और लोटे भर भर प्रदूषित नदियों का जल का पानी लिए धक्कम धुक्की करते मेरे ऊपर चले आते रहते। भगवान इस समय शुद्ध बौद्धिक विमर्श के मूड में थे। आगे बोले, मंदिरों में आपसी प्रतिस्पर्धा भी इतनी बढ़ गई है कि जिन लोगों में थोड़ी बहुत श्रद्धा भक्ति बची भी है, वे उन्हीं मंदिरों में जाना पसंद करते हैं जिनकी पब्लिसिटी बढ़ चढ़कर करवाई जाती है। ज्यादा प्रचारित मंदिरों में चढ़ावा और नकदी भी ज्यादा पहुंचता है, और जहां नकदी चढ़ावा ज्यादा अर्पण किए जाएंगे, महात्म्य महिमा भी तो वहीं की गाई जाएगी, है ना। इसके बाद भगवान का स्वर और उदास हो गया। बोले, मेरे इस मंदिर का सोने का कलश, उसका पत्थर कब से टूटा हुआ है, और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि चढ़ावा इतना तो आता ही है कि कलश पर सोने का पत्थर चढ़वा दिया जाए, लेकिन पुजारी सब आपस में ही बांट बूट कर खा जाते हैं। प्रबंध न्यासी भी इसमें काफी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और फिर प्रेस विज्ञप्तियों के सहारे सरकार तक अपनी गुहार पहुंचाते हैं कि मंदिर निरंतर घाटे में जा रहा है, अनुदान की राशि बढ़ाई जाए। यहाँ तक आते आते भगवान हताश ध्वनित हुए। अपनी स्थिति पर क्षोभ व्यक्त करते हुए बोले, आप ही सोचिए सची महोदय, कलश का पत्थर उखड़ा होने से मंदिर की और मेरी भी इमेज बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती? साख भी गिरती है। भक्तों को क्या दोष दें? सोचेंगे ही कि जब इस मंदिर का भगवान अपना ही टूटा छत्तर नहीं दुरुस्त करवा पा रहा है, तो हमारे उतरे छप्पर क्या छपवाएगा, हमारी बिगड़ी क्या बनाएगा? क्यों न किसी दूसरे ज्यादा समर्थ भगवान के पास चला जाए। पहले के पुजारी तो कभी कभार मुझसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन आजकल वालों को तो मेरी तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं है। जो ज्यादा कमीशन देता है उसी को घंटे घड़ियाल और केवड़ा गुलाब आदि का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। पिछली बार तो मेरे अंग वस्त्रों की सारी जरी कच्ची निकल गई थी, सिल्क का रंग भी उधड़ा। भक्तों के सामने कितनी लज्जा आई, कह ही नहीं सकता। लेकिन इन धूर्त पुजारियों को जरा भी लज्जा नहीं है। कहते कहते भगवान का कंठ अवरुद्ध हो आया, लेकिन भगवान थे ना, अपने आप को संभाल लेंगे। खैर छोड़िए, मैं तो बातों में भूल ही गया था। जलपान में क्या पसंद करेंगे आप? कहते हुए भगवान ने पूजा की घंटी बजाई। एक पुजारी मेवे मिष्ठान से भरी चांदी की तश्तरी लिए अंदर आया। भगवान के अनुरोध करने पर सचिव महोदय ने मस्तक झुकाकर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया। मेवे काफी पुराने और घुने हुए थे। मिठाई भी किसी ऐसी वैसी दुकान की थी। भगवान समझ गए, इसलिए नहीं कि वे अंतर्यामी हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं रोज वही खाते थे, घुना हुआ प्रसाद। ग्लानि पूर्वक बोले, घुनी है ना, घुने हैं मेवे, जाने दीजिए, मत खाइए। मेरी तो लाचारी है। सच पूछिए तो आपके लिए अचानक जलपान मंगाने का मेरा एक मकसद ये भी था कि आप स्वयं असलियत से वाकिफ हो जाइए, वरना समझेंगे भगवान झूठ बोलते हैं। बताइए, ऐसी थर्ड रेट चीजें प्रसाद में खिलाएंगे तो कौन सा भक्त इस मंदिर के पास फटकेगा, कौन सा भक्त मेरे मंदिर के सामने आएगा? बताइए। एक्सपोर्ट क्वालिटी के मेवे मिष्ठानों की बोरियां पुजारी सब सीधे अपने दरवाजे पर गिराते हैं। अब तक भगवान और सचिव महोदय दोनों अपने अपने कारणों से रुआंसे हो गए थे, क्योंकि सचिव महोदय को बहुत देर हो रही थी, लगातार वो घड़ी देख रहे थे, और भगवान अपनी यथास्थिति बताते हुए बेहाल हो रहे थे। तो अब तक भगवान और सचिव महोदय दोनों अपने अपने कारणों से रुआंसे हो आए थे। सचिव महोदय ने औपचारिक सहानुभूति से मुंडी हिलाई स्वीकृति में, और जाने के लिए उठ खड़े हुए।
जाते हुए रुके और भगवान को नमस्कार कर फिर से एक औपचारिकता निभाई। बोले, अच्छा तो भगवान, चलता हूँ, शीघ्र ही फिर कभी सेवा में उपस्थित होने का अवसर निकालूंगा। अभी अनुमति दीजिए और मेरे योग्य कोई सेवा। भगवान ने अनुमति दी और सचिव महोदय के मुंह से सेवा शब्द सुनते ही थोड़ी देर सोचा, फिर ससंकोच कह गए, देखिएगा इस बीच जरा मेरे मंदिर के कलश का उखड़ा हुआ पत्थर ठीक करवा सके। तो व्यंग्य रचना समाप्त हुई और बस थोड़ी सी मैंने इसे एडिट करने की कोशिश की थी, क्योंकि बात भी करनी है और मैं आपको अपनी एक दो और व्यंग्य रचनाओं के अंश पढ़ के सुनाने के लिए मैं चाहती थी कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। तब तक प्रतिमा जो चाहें। प्रतिमा, मेरी व्यंग्य रचना समाप्त हो चुकी है, आप आइए। हम लोग अभी आपको और सुनना चाहते हैं। तो अभी तो आपने पहली रचना सुनाई है और मैं बताऊं कि जैसे ही रचना जब मैंने ये पढ़ी थी तो मैं भी वाराणसी से हूँ और मुझे समझ में आ गया था कि इसकी कौन कहाँ से आपको मिली होगी। जो वीआईपी कल्चर हम देखते हैं अपने शहर में, मंदिरों में, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वही भाव उत्पन्न करता है जो आपने लिखा, बहुत ही खूबसूरत। अभी आपकी कुछ और रचनाएं हम सुनेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अच्छा, आप चाहती कि पहले मैं जी सुनाती रहूं? तो मैं जी बिल्कुल। पूरी व्यंग्य रचना तो नहीं, मैं जानबूझ के आजकल लोगों को इसलिए मैंने अलग अलग तरह की, बिल्कुल। अब ये तुलसी थी, अभी मैं एक आपको बड़ी ही अजीब ही व्यंग्य रचना अपनी सुनाऊंगी। और वो मतलब मेरा मतलब ये है कि आप विषय कोई भी लीजिए, विषय की ऐसे भी कमी नहीं है आजकल चारों तरफ, लेकिन उस विषय के माध्यम से आप जाते कहाँ हैं, विद्रूप में जो आपके अंदर का और आपके बाहर का भी जो विद्रूप है, जो बदशकली है, जो विसंगतियां हैं, उसमें आप कितनी गहरी सेंध मारती हैं, ये व्यंग्य है। तो और बिल्कुल सारे नहीं तो आप पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, 2.5 अक्षर प्रेम का, तो व्यंग्य का भी 2.5 अक्षर ही होता है। तो मैं बिल्कुल। अभी एक रचना छोटी करके आपको बहुत छोटी सुनाऊंगी। वो रचना है जी चंद पूर्व जन्मों का लेखा जोखा। जी। तो चंद पूर्व जन्मों के लेखा जोखे में से कुछ जन्मों का सुनाऊंगी, है वो ये है, क्षमा करिएगा। ठीक से काफी सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि मुझे अपने कुछ महत्वपूर्ण पूर्व जन्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर ही देना चाहिए। कुछ जन्मों की यादें तो बड़ी मधुर हैं। उदाहरण के लिए, ये मैंने बहुत ही एडिट कर दी है, छोटा कर दिया, सिर्फ जन्मों वाली बात को लिया है। उदाहरण के लिए, जब कभी हरे भरे चरागाह देखती हूँ, अपने भेड़ वाले जन्म की स्मृति कचोट जाती है। आहा, क्या दिन थे, बस घुर्र घुर्र करते संगी साथियों के साथ चढ़ते चले जाना। चारों तरफ ताजा हरा भरा लंच तैयार है, न दीन की फिक्र न दुनिया की। इस सीढ़ी महिला की अपनी योनि से फुर्सत मिले, इस जीवन से, महिला की जिंदगी से न कुछ सोचने समझने वाला सीढ़ा सा माहौल। सीढ़ा सा माहौल, न सोचने समझने वाला, माना वो बुद्धिजीवियों का जो माहौल होता है। तो आहा, क्या दिन थे, बस घुर्र घुर्र करते संगी साथियों के साथ चढ़ते चले जाना। चारों तरफ ताजा हरा भरा लंच तैयार, न दीन की फिक्र न दुनिया की, न कुछ सोचने समझने वाला सीढ़ा सा माहौल। चरना और चरना, और चरने का आप बहुत सा अर्थ निकाल सकते हैं। चरना और सबके साथ कुएं में कूद पड़ना। कूदते समय भी वही चरने वाला उत्साह, एक साथ, ये नहीं कि पहले तुम। कुछ इसी से मिलती जुलती स्मृति घुन वाले जन्म की भी है।
घुन समझते हैं आप लोग? वो जो जो गेहूं के साथ पिसता है। कुछ इसी तरह की मिलती जुलती स्मृति घुन वाले जन्म की भी है। न राशन का झंझट, न राशन कार्ड का, छिलका रहित साफ गेहूं का मैदा गेहूं में से कुतरती जाती थी। वही भोजन, वही वस्त्र, वही आवास, मतलब घुन के जन्म में। आज तक मनुष्य इन तीनों समस्याओं का एक निदान नहीं ढूंढ पाया है, जो अदने से घुनों ने ढूंढ निकाला। जितनी इच्छा हो खाना, खूब खाना, और खाने से बची जगह में आराम से पसर जाना। बस यही था कि अक्सर गेहूं के साथ पिस जाना पड़ता था। सो क्या इस मानुष जन्म में नहीं पिसते? ये तो दो योनि हुई, इसकी भेड़ की और घुन की। अब है, अब आपसे क्या छुपाना, एक जन्म में मैं नागिन भी थी। ये वो जिंदगी सबसे ज्यादा शानदार और आन बान वाली थी, नागिन वाली। बिल में लेटी लेटी ही जरा किसी ने जरूरत से ज्यादा बदतमीजी की नहीं कि वहीं फन काट कर दूध का दूध, पानी का पानी वाला न्याय कर देती थी। कोई आयोग बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई आयोग बिठाने का पाखंड करने की जरूरत नहीं। कितने जानी दुश्मनों को डसा, अब तो बस उसकी यादें ही शेष। कितने जानी दुश्मनों को डस लिया तुरंत, अब तो उसकी बस यादें ही शेष हैं। सच कहती हूँ, उस तुलना में ये मनुष्य जन्म दो कौड़ी का है। बंधु, जिसे डसना चाहो उसे डस न सको, जिसकी थुड़ी करना चाहो उसकी बिरुदावली गानी पड़े, इससे अधिक विडंबना और क्या हो सकती हमारे इस मनुष्य जीवन में। मैंने उस जन्म में कई सांपों को कहते सुना था, अरे सांप तो बस सांप होते हैं, लेकिन आदमी आस्तीन का सांप। मैं तो तहे दिल से चाहती हूँ कि ईश्वर एक बार और सांप वाला जन्म दे देता ना, तो इधर के कई जन्मों का जमा हुआ हिसाब मैं चुकता कर देती। ये हुई नागिन के जन्म वाली बात। और एक और सुनाती हूँ आपको। अरे लोमड़ी वाले जन्म को ही ले लीजिए। एक जन्म में मैं लोमड़ी भी थी, वही खट्टे अंगूर वाली। वो लोमड़ी मैं ही थी। इतना उछली, हाथ पांव मारे, एक भी अंगूर मुंह में नहीं टपका। यूं ये गुजरता सबके साथ है, पर बदनाम मैं ही हो गई। ये अंगूर खट्टे हैं। अब आप ही बताइए, मीठा भी कैसे कहती? चखे थे क्या? ये मनुष्य की तरह नहीं कि बगैर चखे ही हाँकने लगूं। वाह क्या कहने, बाजार में कब के आ गए हैं, 20 रुपए किलो। अभी कल ही अंगूर का शरबत पिया। याददाश्त थोड़ी कमजोर पड़ रही है इन दिनों, नहीं तो आपको अपनी मेढकी और तोती वाले जन्मों के भी संस्मरण सुनाती। यूं मुझे कोयल वाले जन्म का भी ऑफर मिला था, लेकिन एक तो रंग भेद नीति का परिणाम मैं अपनी आंखों देख चुकी थी मनुष्यों के समाज में। दूसरे, मैं कई जन्मों से आधुनिक मानसिकता वाली हो चुकी हूँ। आधुनिक मानसिकता वाली का अर्थ आप समझ गए होंगे, शॉर्टकट वाली। तो कोयल वाली और मीठा गा गा के सुनाने वाली नहीं। सो तोती होना ज्यादा पसंद आया था मुझे कोयल की जगह। हरी भरी साड़ी और चोंच पर ढेर सारा लिपस्टिक थोपे आम अमरूद का फ्रूट सलाद कुतरती रहती थी। तो ये हुई मेरी कुछ जन्मों की। इसमें से मैंने कुछ अंश पढ़े हैं आपको, कुछ जन्मों का लेखा जोखा जो मैंने कहा, उसमें से आपको कुछ जन्मों की बात मैंने बताई। और अभी पता नहीं, मैं एक और उसका, अच्छा प्रतिमा आ गई। प्रतिमा, नहीं आपका क्या आदेश है? नहीं बिल्कुल, मैं आप हम आराम, आपको
आप समय जो दें। कुछ सुनाने के लिए आपने जो रखा है अगला, वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। और फिर हम, हाँ, जो चीजें जब बात में कुछ निकलेंगी तो मैं उसकी कौंध कहाँ से मिली आपको वो पूछूंगी। लेकिन अभी आपने जो पहला, अभी जो आप ले रही थी उसको आप सुना दे, वरना जो सुनने वाले लोग हैं वो उससे वंचित रह जाएंगे। नहीं, मैं तो किसी को मतलब वो नहीं समझ पा रही हूँ, और मेरी बहुत तरह की है। तुमसे ही पूछती हूँ, जैसे मैं बताऊँ कि मैंने लिखा किस पर है, तो लिखा किसी पर भी है। मेरी जी दुखती रग जो है वो तो हिंदी और भाषा है, कि जो जी हिंदी को माध्यम। फिर जी हमने दूसरी दुखती रग हमारी पुरस्कार है। फिर मैंने तो जी। पतियों पर लिखा है, पुरुषों पर लिखा है, खुद अपनी मतलब तो स्त्री पर मैम, लिखा है। ऐसा ऐसा करते हैं, आज मैं फिर, अगर आप, ये मुझे मौका मिलता है कि मैंने जो पढ़ा, मैं उसके लिए पूछूं आपको कि उसकी कौन कहाँ से मिली और उसके पीछे एक विस्तृत विचार क्या था। पहले तो मैं आज जो हाँ, मैंने पढ़ा और इधर मैं कुछ पढ़ रही थी, एक बहुत हाँ, मजेदार था। आपने जो लिखा है व्यंग, बार बार 75, तो वो जब मैंने पढ़ा तो मैं उसको कई बार पढ़ी और हर बार मैं उतना ही हंसती रही। लेकिन मैं हाँ, जानती थी कि ये सिर्फ हंसने के लिए नहीं है, इसके पीछे कोई गंभीर विचार काम कर रहा है। जैसे हर व्यंग के पीछे एक गंभीर भाव रहता है, उसका स्थायी भाव जो है वो गंभीर होता है, व्यंग का स्थायी भाव। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं वो बार बार 75 क्या था, और आपने कितने लोगों के 75 वाले आलेख लिखे। नहीं, वो तो समझती हो व्यंग्य था, लेकिन जैसे हाँ हुआ ना कि सचिव महोदय जी ने कहा कि हम गए थे और हमने इतना बड़ा सोच लिया, तो कौन था आई, और उसके बाद जी बढ़ते चले गए। तो ये जो बार बार 75 है, इसकी भी बड़ी अच्छी वो है, जी स्रोत तो है ही ना। और उसके बाद वो आगे बढ़ता चला गया, और बड़ा गहरा व्यंग्य है ये साहित्य की प्रवृत्तियों पर। और साहित्य की प्रवृत्तियों को लेकर मैंने तो मतलब अब जो कहते हैं लेखकों के ऊपर लिखा है। मैं खुद भी तो 50-60 की हुई, तो मैंने लिखा 50 के हुए लेखक। फिर मैंने एक लिखा 60 के हुए लेखक। और उसके, ये सच की बात है कि मेरे पास, बताऊं आप लोगों को, बड़ी अच्छी बात है। पुष्पा जी को आप जानती, मैं प्रणाम करती हूँ, पुष्पा भारती जी। जी तो पुष्पा भारती जी 75 साल पूरे करे थे पुष्पा भारती जी ने। तो जी उन्होंने पुष्पा भारती जी के मेरे पास चौपाल से आया फोन आया कि पुष्पा जी 75 साल की हो रही हैं, और सूर्यबाला जी हम चाहते हैं कि आप पुष्पा जी के ऊपर, आप इतनी पुराना आपका उनसे है, और आप पुष्पा जी पर बोलिए जो अपने संस्मरण। तो सच बात तो यह है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रामाणिक संस्मरण नहीं बता सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घर से निकलती नहीं, बहुत ज़्यादा संपर्क मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बहुत निकटता और हमारी घर वाली बात हो, ऐसा नहीं। लेकिन पुष्पा जी 75 की हो रही, मुझे बात तो होती है, और हम भारती जी और पुष्पा जी से बहुत क्लोज रहे। तो हमने कहा चलो, और हमें तुरंत सूझता चला गया कि पुष्पा जी को शुरू इस तरह करूंगी कि थैंक यू सब लोगों को मैं धन्यवाद कह रही हूँ। ऋचा तिवारी और निर्देश निधि, और अभी ललित कहें, पिलकेंद्र जी कहें, सुप्रीता वात्स्यायन, देख के रहा नहीं जा रहा है। मैं सबको बताती हूँ, बड़ी मजेदार ये सभा प्रतिमा ने शुरू कर दी है। तो हमने क्या किया कि मैंने कहा सबसे अच्छा ये होगा किसी स्त्री के लिए कहना कि ये 75 की हो गई, ये कितना अर्पण जी नमस्कार। लेकिन अब मैं आप लोगों की तरफ फिर नहीं देखूंगी, अब मैं सिर्फ प्रतिमा की तरफ देखूंगी। तो क्या हुआ कि प्रताप सहगल जी नमस्कार। तो मुझसे कहा गया कि, मैंने कहा सबसे अच्छी बात तो ये होगी, पुष्पा जी भी खुश हो जाएंगी कि पुष्पा जी भी 75 की हुई ही नहीं, है ना। ये आप लोगों ने अफवाह फैलाई है, पुष्पा जी तो एवरग्रीन है, 75 की पुष्पा भारती हो ही नहीं सकती। ये तो ये लिया, वहां बोला। और उसके बाद मैंने ये पुष्पा जी 75 की नहीं हुई हैं, और उनको पिस्तौल की गोली क्यों लगा, कहा गया कि आप मानिए कि आप 75 क्यों, और आइए हम आपका 75वां वर्ष सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो ये वहां बोला। फिर पुष्पा जी को इतनी पसंद आई, पुष्पा जी ने कहा सूर्यबाला तुम इस रचना को पूरा करो। हाँ, बताऊंगी आपको पिलकेन जी कि आप पिछले जन्म में क्या थे श्रोता। तो पुष्पा जी ने कहा कि सूर्यबाला तुम इस रचना को पूरा करो भाई, हम और हमें दे दो पहले उसकी प्रति। तो मैंने सोचा, और सचमुच प्रतिमा, उसके कुछ दिनों बाद मेरे पास एक फोन और आया, और इसी शहर के हमारे बहुत ही पूज्य हमारे मनमोहन सरल जी, और आया कि सरल जी 75 के होने वाले हैं, और सूर्यबाला जी हम चाहेंगे कि आप
तो बड़ा अच्छा था। मैं सचमुच उस समय अमेरिका जा रही थी और मैंने उनसे कहा कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं तो नहीं हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लिख के जाइए, आप लिख के हमें दे जाइए। तो हमने उसमें था लिख दिया, लेकिन उससे इतना ज्यादा सूझता चला गया कि साहित्य में कैसे अभी 75 के होना ही एक ट्रेंड पकड़ गया कि 75 के होके अपना अभिनंदन करवा लो। ये जो चली है वही ना अभिनंदन की प्रवृत्ति सब, तो उस पर ही मैंने ये बार बार 75 लिख दिया। और उसमें मैंने कहीं जान लिखा है कि अमेरिका तक बात पहुंच गई थी और अमेरिका में उस समय ओबामा थे, तो चूंकि ओबामा जो कहते हैं 75 की हो चुके थे और उनके 75 होने की कुछ मैंने क्या लिखा याद नहीं था, इसलिए वहां किसी अमेरिकन प्रेस ने मुझे संपर्क नहीं किया। और पुष्पा जी के साथ मेरे अनुभव विभा सचमुच अद्भुत है। हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती। पुष्पा जी के पास तो संस्मरणों का खजाना है और उनसे निकलवाना है। तो इस तरह वो बार बार 75 मेरे पास निकल गई। और शायद मैंने उसके अंत में लिखा कि जब मैं अमेरिका से लौटी तो उस पे एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ थी कि मैंने समझा कि या तो कोई अभी तो कोई क्रिकेट टीम जीत कर आई है या कोई वीआईपी आया है। फिर मैंने सोचा भीड़ क्यों है, लोगों ने कहा ये भीड़ आपके लिए है। हमने कहा क्यों, कहना ये सब 75 के होने वाले साहित्यकार हैं और आपको अपने 75 में उसमें बुलाने वाले हैं। तो इस तरह ये रचना पूरी हो गई थी। साहित्य के उस पर एक ट्रेंड पर एक व्यंग्य था गहरा। एक रचना आपकी और बहुत सोचने वाली है। जैसा मैं कहती हूँ कि हमेशा की व्यंग्य का स्थायी भाव बहुत गंभीर होता है। या इलाही ये माजरा क्या है, और उसमें स्त्री विमर्श करवाने वाली जो महिलाएं हैं वो मतलब वो एक कमाल का बिंब था जो पढ़ के स्त्रियों के लिए, कम से कम मेरे लिए है कि हंसे कि रोएं, क्या करें समझ में नहीं आता। हाँ। उसके पीछे कौन कहाँ से क्या थी? मतलब वो भी यही है कि साहित्य में ना मतलब इतनी हास्यास्पद ट्रेंड आ जाता है। इस तरह से हम फॉर्मूले की पूंछ पकड़ के बेहतरनी पार करना चाहते हैं। हमें लगता है बस एक फॉर्मूला हाथ लगा, साहित्य किनारे हो जाता है, फॉर्मूला सामने आ जाता है। अब इस फॉर्मूले को पकड़ो और बस इस फॉर्मूले को लेकर के वैतरणी पार कर लो। तो क्या हो गया कि क्या बताया तुमने शीर्षक? हाँ, स्त्री विमर्श। अब मैंने स्त्री विमर्श पर बहुत सारे व्यंग्य लिखे हैं। अभी तुम मुझे लाती तो मुझे ध्यान होता तो मैं स्त्री विमर्श वाला व्यंग्य तुम्हें बहुत तीखा व्यंग्य मैंने उसमें किया है स्त्री विमर्श को लेकर के कि ऐसा है आ गया है अब कि हमारे ड्राइंग रूम में मैं बैठी हूँ, चली आ रही है अपनी कार से उतर के लोग, जी नमस्कार, क्या है, कहिए कैसे आना हुआ, जी मुझे हमें अपना स्त्री विमर्श करवाना है। तो इस हद तक बात पहुंच गई कि अब वो एक स्टेटस, स्त्री विमर्श न हुआ, एक स्टेटस सिंबल हो गया। हमसे लोग पूछते थे आपने स्त्री विमर्श पर कुछ नहीं लिखा, आपने स्त्री मुक्ति पर कुछ, मेरे से लोग पूछते थे आपने स्त्री मुक्ति पर कुछ नहीं लिखा, तो मैं लोगों से कहती थी जी नहीं, मैं अभी पुरुष मुक्ति पर हूँ। बहुत ही कमाल का। और मैम एक व्यंग्य और, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना खुद पर हंसना, जितना आप गहनता से कर सकते हैं, आप में जितनी सामर्थ्य होती है खुद पर हंस पाने की, उतने ही आप सघन रचनाकार बन सकते हैं और व्यंग्य रच सकते हैं वैसा। तो आपकी एक है यात्रा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की, पूरा ही मेरे ऊपर है, सचमुच मुझे मेरे ऊपर। तो वो संस्मरण है या काल्पनिक आलेख है? नहीं, वो काल्पनिक नहीं है, लेकिन उसमें जो व्यंग्य है, उसमें जहां जहां व्यंग्य है वो काल्पनिक है। मैंने अपने ऊपर व्यंग्य किया है कि कहाँ मैं लेखिका बनकर चली जा रही हूँ और लेखिका की वास्तविकता क्या है, और उसमें चली जा रही हूँ और द एयरपोर्ट, और एक के बाद एक मतलब विदेशों के एयरपोर्ट और विदेशों के मतलब मेरे बेटा मुझे लाकर जब कार देता है टिकट, तो 6 टिकट, मैंने कहा ये चेकबुक कहाँ से लाके मुझे दे रहा है तू? तो कहता है कि जाने के 3 टिकट, आने के 3 टिकट, आपको प्लेन बदलने होंगे। तो मैंने कहा कि मैंने अभी तक ट्रेन तो बदली नहीं, मैं एक कमोडिटी, इमेजिन करो, मैं अपने ऊपर ऐसा व्यंग्य करती हूँ कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र नारी नहीं हूँ, मैं बहुत परतंत्र नारी हूँ। मैं कोई विमर्श, स्त्री विमर्श, मुझे तो एक कमोडिटी की तरह ट्रेन में या प्लेन में रख दिया जाता है, एक रख देता है, दूसरा अपना मुकाम आने पर उठा लेता है। ऐसे तो मेरा लेखन चलता है। तो उसमें मुझे विदेश में जाना पड़ गया और सचमुच में कुछ चीजें तो सच थी उसमें, लेकिन बाकी सारी चीजें विदेशों पर
ये सारी साहित्यिक जो कहते हैं साहित्यिक जो विश्व सम्मेलन होते हैं उन पर, या जो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उन पर, जो सम्मेलन में लोग जाते हैं, मैंने उसमें कहीं लिखा है, चले चले कुर्ता धोती, चली बटने, चली फाइलें, चले उत्तरीय और चली सूर्यबाला भी। जी तो इस तरह वो पूरा व्यंग्य मेरे ऊपर ही है। जी। और व्यंग्य मैं को क्या बताना नहीं अच्छा लगता है, उसको पढ़ना ही अच्छा लगता है। कभी बिल्कुल बिल्कुल। लंबा व्यंग्य है, पढ़ूंगी। और कितना एक महीन, जैसे सुई की नोक होती है ना, आलपेन किसी को चुभाओ या कांटा चुभाओ, आपके व्यंग्य में जो वो एक है, जैसे भी आपने पढ़ा था वीआईपी ट्रीटमेंट वाला, वो दर्शन भगवान का दर्शन पूजन भगवान ने कहा था, उसमें एक लाइन है, उसमें एक प्रसंग जहाँ पे आपने लिखा कि प्रसाद आया वो अधिकारी के सामने, तो हाँ, मान जान गया कि खराब प्रसाद है, इसलिए नहीं कि वो अंतर्यामी थे, बल्कि इसलिए कि वो रोज इसलिए वही प्रसाद वो खाते रोज थे। वही प्रसाद खाते। और एक और पंच है कि हाँ, आप, इसीलिए मैंने मंगवाया आपको, वरना आप हाँ, समझते कि भगवान झूठ बोलते भगवान झूठ बोल रहा है। मतलब इसके जो तह होती है ना, हमेशा हर रचना की जो परतें हो, जो दिख रहा होता है उसके अंदर जो होता है, वहां तक जाने के लिए रचनाकार छोड़ता है श्रोता के पास, दर्शक के पास, पाठक के एग्जैक्टली। पास। और अब पाठक की अपनी सामर्थ्य है कि वो कहाँ तक पहुंचता है। बहुत ठीक इस कहा बीच प्रतिभा, बिल्कुल। जी, इस बीच पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने आपसे एक प्रश्न किया है, उस प्रश्न को मैं आपसे करूंगी, लेकिन उस प्रश्न के पहले एक जो कहते हैं पूर्व भूमिका बनाने के लिए, हाँ, सबसे खूबसूरत शाम आज मुझे ये लग रही है मैम बात कि मैं भी उसी शहर से हूँ जिस शहर को आप लोगों ने सींचा है, बनाया है, बनारस से। और जब भी मैं, क्योंकि बनारस में मैं वीरबाला मैम जी से मिली थी और उनके साथ, अरे मतलब वो साहित्य जगत में सब लोगों के साथ में रही हूँ। फिलहाल तो मैं मुंबई में हूँ, लेकिन बनारस मेरा जन्म स्थान है। तो आपसे बात करना मतलब अपने एक मातृ भाव को छूना कि हाँ मैं एक बात कर रही हूँ जिससे उसके साथ मेरा एक ममत्व का रिश्ता है। लेकिन एक प्रश्न मैं जरूर करूंगी, आपने पहले ही बोल दिया कि आपसे सबने ये प्रश्न किया था, बहुत ही घिसा पिटा प्रश्न है। लेकिन मैं वो करूंगी घिसा पिटा प्रश्न हाँ, कि हाँ। महिला होकर व्यंग्यकार होना कितना मुश्किल काम था, आपने चुना अपने लिए। महिला खुद ही अपने आप में समाज का बनाया व्यंग बन जाती है, कभी कभी समाज के व्यंग का बाण उस पर छूटता है। ऐसे में और व्यंग लिखने के लिए जो ताकत चाहिए, जो ईमानदारी, जो हिम्मत, जो साहस, एक महिला के लिए कितना आसान होता है, आपके लिए कितना आसान हुआ ये? प्रतिमा, पहले तो अच्छा तुम्हारा प्रश्न मैं याद रखूंगी। मैं बीच में ये कहूँ कि तुमने जिन वीरबाला का नाम लिया है, वो जी वीरबाला मेरी जीजी थी। जी, मैं तभी मैंने नाम लिया, मैं तभी मैंने उनका और नाम लिया, मुझे और मालूम। उन्होंने ही मुझे बचपन में साइकिल की सवारी, अकबरी लोटा, और जी जितने बड़े भाई साहब, जब मैं बहुत छोटी थी, तो ये सारी कहानियाँ, मतलब सारी कालजयी कहानियाँ, उसमें ये व्यंग्य प्रधान कहानियाँ, हास्य व्यंग्य जी, प्रधान कहानियाँ भी जीजी ने ही मुझे पढ़ के सुनाई थी। और ये सोच करके ही कि तुमने जीजी को देखा है, आपका मुझे उल्लेख बहुत अच्छा उनसे ही लगा। सुना था, पहला वाला मैंने। जी हाँ, मुझे बहुत जी। अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इस समय चलो व्यंग्य पर हैं। और तुमने बात अभी क्या, कहाँ से, किस पर खत्म की एक थी, आखिरी महिला की थी? होकर व्यंग्यकार हाँ, बनने का साहस। हाँ, पहली बात तो ये है प्रतिमा कि हम बचपन से ही इस तरह नहीं बड़े हुए हैं कि महिला पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। मुझे बहुत चिढ़ आती है, मुझे लगता है कि हम खुद महिलाएं अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं सोचती हैं? हम महिला पुरुष के ऊपर होकर, ऊपर एक व्यक्ति भी तो हैं। तुम ये देखो तो महिलाएं तो कहीं ज्यादा व्यंग्य करती हैं। महिलाओं में जो जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जो ताने कशी होती है, जो व्यंग्य होता है, वो सीधे सीधे नहीं बोल पाती ना। व्यंग्य क्या है? प्रच्छन्नता से, व्यंजना से अपनी बात कहना। महिलाएं बेचारी सीधी तो ईंट पत्थर मार नहीं सकती, तो महिलाएं अपना काम व्यंग्य से निकालती हैं। इसलिए महिलाएं व्यंग्य में सिद्धहस्त होती हैं। लिख नहीं पाई, उसका कारण ये है हमारी समझ से कि लिखने से तो वो प्रमाणित हो जाता कि तुमने ये लिख दिया, तुमने ये लिख दिया, इसलिए। लेकिन वरना मुझे लगा, हाँ, मैं ये बेबार पूछ रही है एक कि प्रश्न, जी महिलाओं जी की, हाँ, व्यंग्य की चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां जी। यही है, ये समाज है, वो फट से उसको महिला के साथ जोड़ देगा। मैं इस माने में बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ कि मैं कुछ भी लिखूं, मैंने क्या नहीं लिख दिया है पति के नाम पर।
लेकिन मेरा पति उसको खूब एंजॉय करता है और मजे लेकर, चाहे मैं प्रेम कहानियां लिख रही हूँ, चाहे मैं टीन्स की किशोरावस्था की कहानियां लिख रही हूँ, चाहे मैं अपने व्यंग्य में पुरुषों की दुर्दशा कर रही हूँ, वो भी ऊपरी दुर्दशा होती है, लेकिन मैंने कभी भी पुरुष को पति को और पति को पुरुष का प्रतिनिधि माना है, पति को पुरुष के प्रतिनिधि के रूप में देख करके। तो एक व्यंग्य मैंने लिखा है रिटायर नामा, कि जब पति पुरुष रिटायर होकर घर में आ गया है और बैठा हुआ है, और चूंकि वो अपने अपनी अपने पूरे जॉब के समय, अपने पूरे कार्यकाल में वो क्वालिटी कंट्रोल करता था, तो उसने घर में क्वालिटी कंट्रोल शुरू कर दिया, और सबसे ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल खाने पर। खाने का मेनू सुबह शाम रात खाली घर में खाना ही बन रहा है, तो रिटायर नामा। लेकिन मैंने लिखा और पति ने उसको आराम से उसको पढ़ते हुए लिखा। तो चुनौतियां विभा सबसे बड़ी यही होती हैं, हमारे चारों तरफ का समाज। लेकिन अगर वो महिला जरा सी चतुर और समझदार है, तो चाहे कहानी हो चाहे व्यंग्य हो, वो सारा कुछ लिखते हुए इस सफाई से निकल जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो मैंने यही किया है, और उसमें सब जगह अपना नाम भी डाल दिया है। तो भाई लोग जब ये अपने ऊपर व्यंग कर रही है, तो फिर हम क्या चीज। बहुत चतुराई के साथ व्यंग्य लिखना पड़ता है और बहुत संवेदनशीलता के साथ भी लिखना नहीं, पड़ता है। और एक और चीज, और प्रतिमा बहुत बारीक सूक्ष्म। आप ईंट जी पत्थर चलाएंगे तो पहले तो व्यंग्य है ही नहीं बिल्कुल सीधा, तो इसलिए आप इस बारीकी से करिए, तो उसमें उतनी, जो मैं कहती हूँ कि व्यंग्य प्रवृत्ति पर कीजिए, व्यक्ति पर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों के दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने जब बात की थी, तो प्रताप सहगल सर ने कहा था कि व्यक्तिगत जब आप करते हैं तो वो कटाक्ष हो जाता है, और जब आप विचार पर करते हैं, किसी प्रवृत्ति पर, व्यवस्था पर करते हैं, तो वो व्यंग्य होता है। तो हम व्यंग्य पे रहें, व्यक्तिगत कटाक्ष से बचें, हाँ, ताकि और भी अच्छा, परेशानियां ना आए। और ये मैंने जब मैं क्षमा मांगती हूँ अपने पूर्वजों से भी, कि जब हमारे पूर्वजों ने भी कभी किसी व्यक्ति पर किया है, चाहे वो परसाई जी हो, शरद जी हो, श्रीलाल शुक्ल हो, कमलेश्वर जी हो, कोई भी हो, मैंने अपने मन से मुझे अच्छा नहीं लगा है, और मुझे लगा कि ये नहीं आना चाहिए बाहर। बिल्कुल। मैम, ये एक बहुत कमाल की चीज जो आपने कहा, बहुत बारीकी से व्यंग करना है, बहुत समझदारी से, बहुत संवेदनाएं भी उसमें जरूरी हैं। किसी को हर्ट करने की आपकी मंशा नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपकी इस रचना को हमारे अभी लाइव दर्शकों ने, श्रोताओं ने बहुत पसंद किया है। जन्मों वाली, खासतौर पे मुझे नागिन का उन्हें जन्म। उन्हें उन्हें मेरा धन्यवाद दो, मेरा बहुत और प्यार और आभार दो। जाने कितने लोगों को आपने, मतलब कहते हैं, निशाने पे ले लिया, मगर व्यंग बाण छोड़ दिया, मगर किसी को अलग से कटाक्ष नहीं करना पड़ा। नहीं अलग किया। अलग व्यंग में आप अलग अलग जन्म में कैसे होते हैं। कोयल वाला तो कमाल ही था कि वो ऑफर ठुकरा दिया गया। और ऐसे व्यंग लिखना या पढ़ना अब आज के समय में हम लोगों जैसे के लिए बहुत चुनौती है। कैसे निष्प्रिय रह के, निष्पक्ष रह के व्यंग लिखा जाए, हाँ, और किसी के लिए किसी को निशाना न बनाए, लेकिन सारी बात कह दी जाए। एक प्रश्न बीच में आया था, मैं इससे अभी पूछूंगी। बिलकेंद्र जी ने कहा है, आपने शुरू में कहा कि आपको व्यंग की पितामही कहा जाता है, तो उन्होंने लिखा है कि माता मही क्या सही नहीं होता? हाँ, जो ये वो मुझे नहीं पता। स्वतंत्र कहते वो स्वतंत्र है, वो मुझे कुछ भी कहे। जी। आनंद हाँ, शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक गृहिणी जो है, वो रसोई में कढ़ाई और कलछी के बीच में के संवाद में भी व्यंग्य ढूंढ लेती है। तो कभी जी, आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किचन में हैं, काम कर रही हैं, कुछ कहीं आप बिजी हैं, और दिमाग में कोई ऐसा आ गया भाव जो बिल्कुल बिल्कुल वही कौंध, जो मैंने कहा अचानक की कौंध। और जी वो 4 वाक्य जो है, उन्हीं 4 वाक्यों की लखावरी ईंटों पर पूरी व्यंग्य की इमारत खड़ी होती चली जाती है। क्योंकि व्यंग्य तो अंदाजे बयां है ना भाई, विरूपताएं और ये शक्तियां वो तो हम देखते रहते हैं, लेकिन एक कौंध होनी चाहिए कि वहां से हम घुसते हैं। तो हम कलछी और वो हमारे ज्यादातर रचनाएं व्यंग्य व्यंग्य तो ज्यादातर वहीं से शुरू होते हैं। यहाँ तक मैंने अपने ऊपर लिखा है व्यंग्य, परलोक के ऊपरी माले से, कि मैं मर गई हूँ और परलोक में ऊपर पहुंची हूँ। तो इस तरह के व्यंग्य भी जो सूझे हैं, और किस तरह बच्चे मेरे
परलोक उसके ऊपर मतलब हंस रहे हैं, या कितनी तमाम सारी चीजें मेरी। तो वो मैंने परलोक के ऊपरी माले से जो लिखा है वो भी ये कि यहाँ से पहुंच करके कैसे मैं वहाँ लोकल में, वहाँ भी राशन कार्ड और वहाँ भी आयोग बैठाया जा रहा है, वहाँ भी ये कह रहे हैं यमराज के भाई अच्छा तो नहीं, अच्छा तो कथाकार जी, मैं कथाकार हूँ, अच्छा महिला कथाकार, उस समय महिला कथाकारों पर बहुत है। मैंने कहा यमराज तक ही बात पहुंच गई है, चित्रगुप्त तक, अच्छा महिला कथाकार। क्या बात है। और मजेदार बात है मैम, आपसे बात करते हुए मुझे ये अचानक साहस हो गया, पता नहीं वो दुस्साहस कहा जाएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक महिला अच्छी मैनेजर एक महिला हो सकती है, मतलब महिला से अच्छा नहीं हो सकता। मुझे अब लग रहा है कि व्यंग्यकार भी एक महिला हो तो वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो खुद अपने पे इतने व्यंग्य बाण झेल चुकी होती है, इतनी परिस्थितियों से गुजर चुकी होती है कि उसका जो व्यंग बस उसको लिखने की सलाहियत होनी चाहिए, कैसे बारीक तरीके से अपनी बात कह देनी है। तुमने तो बहुत वाकई अच्छी बात प्रतिमा, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, ये बहुत ही टचिंग कि महिला इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी अपने जीवन में, इसीलिए उसका ये कहानियां जो आई वो वही तो है, बहुत सी बैंक वो इसको कर सकती है, लेकिन तो, ऐसी बात नहीं है व्यंग्यकार पुरुष और महिला, ये मैंने इसीलिए पहले कहा दुस्साहस। क्योंकि सारे जो हमारे बाकी लोग हैं वो देख रहे हैं, और मैंने बस ऐसे ही मजाक में मैम के साथ हूँ, एक बच्चों वाले भाव से मैंने ये बात कही, और एक महिला होने का थोड़ा सा फायदा उठाया मैंने, वो उसको व्यंग में ही आप डालने, कहीं हास्य में डालने, बल्कि मैम हम चाहते हैं आज हम चूंकि बात हमने बीच में शुरू कर दी रचनाओं के, तो आज थोड़ा सा अलग और करते हैं। आप थोड़ा सा अंश और आप पढ़ें किसी रचना का, और उस रचना पर बात करते हुए हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, अगर आपके पास आपने निकाल के रखा है किसी रचना का अंश तो। नहीं, हमारे तो चारों तरफ तुम आके रचनाएं ही रचनाएं। मैं अनारकली की तरह चीनी जा रही हूँ। मैं कभी कहती हूँ कि मेरी स्टडी में चारों तरफ किताबें और वो उठती चली जाएंगी और मैं बीच में बैठी रह जाऊंगी, तो मेरे चारों तरफ है। हाँ, लेकिन मैं लेकिन मैं ये हिंदी भाषा पर तो बहुत सा बार पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो सुन चुके हैं, और जूते चिढ़ गए मेरे सामने। विभा दिन से एक चीज पूछी है मैम, मैंने उसको स्क्रीन पर किया, आप देख सकती हैं। औरतों के लिए कणक भगवान की तरह व्यंग्य है, बस अपने को अभिव्यक्त करना शुरू करें, ऐसा मुझे लगता है। आप स्त्रियों के व्यंग्य को किस तरह से लेती हैं? देखो, स्त्री पुरुषों की व्यंग्य की बात नहीं है, आप स्त्री हो या पुरुष, जैसे ही कोई अच्छी व्यंग्य रचना सामने आती है, किसी रचना का, किसी व्यंग्य का, कि एक तो पैराग्राफ भी अच्छी पढ़ने को मिल जाते हैं, इतनी आश्वस्ति मिलती है, इतना आनंद मिलता है कि अच्छा व्यंग्य लिखा जा रहा है। लेकिन मिले तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, किसी की भी हो, और महिला की होती तो अच्छा भी लगता है कि हाँ हमारी उत्तराधिकारिणी, हमारी फौज तैयार हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं एक मेरा बहुत ही गंभीर उस तरह का व्यंग्य पढ़ती हूँ, क्योंकि जो लोग आज सुन रहे हैं जिन नामों से, उनके लिए ये व्यंग्य ठीक होगा और वो समझेंगे इस बात। और ये बहुत ही गहरा व्यंग्य है, ये व्यंग्य है। और इसमें भी एक मजेदार बात बताऊं तुम्हें, एक बार पुष्पा जी से बात हो रही थी, पुष्पा भारती से, तो कुछ अपनी बाहर गई थी, वो विदेश से लौटी और पुनी यहाँ अपने ये कार्यक्रम दिया वो की, और एक जगह बताया उन्होंने, और वहां मैंने एक व्यंग्य पढ़ा, मैं सुन रही थी, उन्होंने जब व्यंग्य रचना का नाम लिया तो मुझे इतना अच्छा लगा। वो वही व्यंग्य रचना थी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस व्यंग्य रचना का शीर्षक है जड़ों से जोड़ने का सवाल। जड़ों से जुड़ने का सवाल। और इसका थोड़ा सा बता दूं कि जैसे आजकल ये भी एक ट्रेंड, एक फैशन बन गया है समाज में, साहित्य में, हर जगह, कि हम अपने जड़ों से नहीं जुड़े हैं। हम अपनी जड़ों से जुड़े होना चाहिए, हमें अपनी जड़ों से जुड़े होना चाहिए। और कैसे जड़ों से जुड़ना है? आप 800 का जाकर के नाटक दिखाइए, आप वहाँ फार्म हाउस पे बैठकर अपना ये करवा लीजिए। विदेश में हमारे लड़के बैठे, वो वहाँ पर ये लक्ष्मी पूजा का कैसेट चला देंगे, और उसमें मर्सिडीज में बैठकर पंडित आ जाएगा, हम जड़ों से जुड़ गए। तो जब मैं अमेरिका तो बहुत बार जब गई तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ जड़ों से जुड़े हैं, क्या अच्छी बात है।
मतलब जो कहते हैं ना कि गालिब ये ख्याल अच्छा है कि चलो हम जड़ों से जुड़ लिए, तो उस पर मैंने व्यंग्य दिल लिखा के है। बहलाने को गालिब तो बेख्याल अच्छा है। हाँ, 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 खुद को बहलाने को ना गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जड़ों से जुड़ने का सवाल, आजकल मुझे दिन रात अपनी जड़ों की चिंता सता रही है। कारण जानते हैं क्यों? साहित्य, कला, संगीत से शिक्षा तक हर क्षेत्र के सारे जानकार एक स्वर से पुकार पुकार कर यही कह रहे हैं कि आज सबसे बड़ी जरूरत हमें अपनी जड़ों से जुड़ने की। सारे लेखक, वक्ता, स्तंभकारों को एक ही मलाल कि लोग अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हैं। लोग अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हैं। लोग और कुछ हो ना हो, लेकिन जड़ों से जुड़े। सुनते सुनते मेरे मन में स्थायी रूप से हीनता ग्रंथि समा गई। किसी के सामने आने में भी खटका लगा रहता है। कहीं कोई मेरी जड़ों के बारे में ना पूछ ले, कुछ कहते ना बन पड़ेगा, बड़ी जग हंसाई होगी। अच्छी मुसीबत में डाल दिया इन मुई जड़ों ने, कहाँ तलाशी जाएं? कोई बताता भी तो नहीं इनका अता पता कि कहाँ मिलेंगी हमारी जड़ें, कैसी होंगी देखने में। और तो और अगर दिख भी गई तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारी जड़ें हैं। पर आशा है कि आप समझ रहे होंगे इस व्यंग्य को कि जड़ों से हम इतनी दूर आ चुके हैं और अब तलाश रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा हिंदुस्तान और किसी को अपनी जड़ें नहीं मिल रही ढूंढे। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कोई तो सीधे सीधे अमेरिका की तरफ उंगली उठा देते हैं। कहते हैं हिंदुस्तानियों की जड़ें तो बच्चे की नाल की तरह अमेरिका में ही गड़ी मिलती हैं। वहीं तलाशने और गाड़ने तो सब जाते हैं अमेरिका। मैं अचकचाई। तलाशने तो ठीक है, लेकिन गाड़ने? वे बोले ऐसे कि यहाँ से टूरिस्ट वीजा पर चले गए और आसन्न प्रसवा पत्नी को का जापा करा के आ गए, गाड़ दी बच्चे की नाल अमेरिका में। चैन की सांस आई। अपना बच्चा पैदाइशी अमेरिका हो गया। माँ बाप आगे पीछे होते रहेंगे। वैसे भी अमेरिका जाने में आखिर हर्ज क्या है? अपनी अजीज चीज खोती है तो आदमी कहाँ नहीं तलाशता, तो अमेरिका में भी तलाश लेंगे अपनी जड़ें। जैसे विश्व हिंदी सम्मेलनों के मार्फत हिंदी हिंदुस्तान को छोड़कर कहाँ कहाँ नहीं तलाशी जाती। और ये क्या नाम है, जड़ें तो बहुत ही मामूली चीजें हैं, बहुत ही जरूरी चीजें हो गई हैं हिंदुस्तान में, राशन कार्ड की तरह। अब संयोग की बात है कि यही खो गई, तो बस पक्का इरादा कर लिया कि पूरा अमेरिका छान मारूंगी और जहां कहीं भी मिलेंगी खांटी हिंदुस्तानियों की तरह अपनी जड़ें उखाड़ लाऊंगी अमेरिका से कम नीम, हल्दी और बासमती की तरह अपनी जड़ों का विदेशी पेटेंट नहीं होने दूंगी। उन दिनों ये बहुत चला था। लेकिन वहां पहुंची तो अमेरिकनों ने देखते ही आदतन नाक भौं सिकोड़ी। ये देखिए किन स्थितियों में हम जाते हैं अमेरिका। मैंने अपने आने का मकसद बताया तो चिढ़कर बोले, आप लोगों का कोई ठिकाना नहीं, सब कुछ अपने पास होते हुए भी आओ देखते हैं नताओ, सीधे ऊंट की तरह मुंह उठाए अमेरिका चले आते हैं। सब कुछ अपने पास होते हुए भी आस पास नहीं देखते, आओ देखते नताओ, सीधे ऊंट की तरह मुंह उठाए अमेरिका चले आते हैं। अरे अपनी जड़ें वहीं तलाशनी थी ना, अपने देश में। नहीं मिली ना, कभी तो हम इस तरह आपके देश में आए हैं। हमने गिड़गिड़ा कर कहा, अब वहां तो ऐसे ही करना पड़ता है ना, हम इसके अभ्यस्त हैं। फिर भी नहीं माने वो लोग। सूटकेस खुलवाया, अचार की बोतलें लुढ़कवाई, बक्सा पूरा छान मारा। मैंने कहा, देख लीजिए, नहीं रही हमारी जड़ें अब हमारे पास। तभी तो हम गैरों सा खाते, पहनते, बोलते और सोचते। नहीं रही हमारी जड़ें हमारे पास, तभी तो हम गैरों सा खाते, पहनते, बोलते और सोचते हैं। सारे हिंदुस्तानियों का यही हाल है। बड़ी हाय तौबा मची है, वरना हम इस तरह आपसे पूछने क्यों आते। आपको तो सारी दुनिया के तोपखानों का पता है,
फिर भला हमारी जड़ें कैसे छुपी रह सकती हैं आपसे? वे लोग थोड़ा खिसियाए, फिर हमें विश्वास में देकर बोले, हम खुद यहाँ अपनी जड़ें तलाश रहे हैं। अमेरिकन कह रहे हैं, हम खुद यहाँ अपनी जड़ें तलाश रहे हैं। सैकड़ों सालों से आपकी कहाँ से ढूंढवाएंगे? ये जड़ों वाला मामला होता ही पेचीदा है, सीधे इतिहास से जुड़ता है। देखिए, अमेरिका पर व्यंग्य है। ये जड़ों वाला मामला होता ही पेचीदा है, सीधे इतिहास से जुड़ता है, और इतिहास हमारे पास है ही नहीं। माने अमेरिका के पास इतिहास हमारे पास है ही नहीं। इसलिए हम सभ्यताएं मिटाकर, संस्कृतियां नष्ट कर, भरी पूरी बस्तियां ध्वस्त कर, विध्वंस का नया इतिहास रचने का इतिहास रच रहे हैं। तोपखानों वगैरह की बातों पर भी मत जाइए, वो सब तो हमारे स्वांग हैं, स्वांग। असलियत आप भी जानते हैं, हम भी। खैर, हमें तो अपनी जड़ों से मतलब है। सुना इन दिनों भारत में, अब तीसरा है, सुना इन दिनों भारत में अमेरिका से इंपोर्ट हुई जड़ों की बड़ी पूछ है। ये जड़ें बरतने में आसान और रुतबे में महान होती हैं, सस्ती और टिकाऊ बेशक नहीं होती। अमेरिका से आई जड़ें नहीं होती तो ना सही, सो तो अमेरिका की कोई चीज नहीं होती। अमेरिका पुख्ता और टिकाऊ चीजों को हिकारत की नजर से देखता है। वो यूज एंड थ्रो में विश्वास करता है, चाहे कपड़े लत्ते जूते टोपी हो या इंसानी रिश्ते। जबान तो खैर जरा भी टिकाऊ नहीं होती अमेरिका की। इतना बहुत है, क्योंकि काफी समय हो रहा है प्रतिमा जी। और मैम, ये जो आपका व्यंग्य है ना, वो वाकई सबको काट देने वाला व्यंग्य है। जड़ें जहाँ पे, मतलब जड़ को जितना हम गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से बताने की कोशिश करते हैं कि जब हम जड़ शब्द इस्तेमाल करें, यानी हम बहुत बौद्धिक हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, बड़े चिंतक हैं, बड़ी चिंता हमें हो रही है अपने आसपास के समाज की। लेकिन उस जड़ की भी जड़ के अंदर क्या है, ये आपने इतनी सहजता से, इतनी कमाल ढंग से अपने लेखनी से लिखा है वाकई में। और हम बार बार फिर वही लौट के आते हैं कि जो व्यंग्य है, उसका जो स्थायी भाव है, जब तक गंभीर नहीं होगा, व्यंग्य असरदार नहीं हो सकता। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज अवितोको रूम थिएटर के लिए आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, और अपनी रचनाओं को सुनाकर, और सब लोग लिख भी रहे हैं कि लेखन तो खैर जो है सो है ही, वाचन बहुत अद्भुत है आपका, और इसमें कोई शक नहीं कि वो आपको सुनते वक्त वो और अंदर तक जा रही है बात। केवल पढ़ने से जितना प्रभाव होता, सुनने से उसका दुगना हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी मैम आपको, और क्षमा मांगूंगी आप सबसे। मैंने जो बीच में एक थोड़ी सी दुस्साहस किया, वो मजाक की बात थी। अरे व्यंग्य वो वाले तो हैं। बहुत अच्छी बात थी। वो तो जी। मैं अपनी बात कह रही थी, मुझे कहना ही था कि मैं कैसे कहती कि भाई महिलाएं बड़ा अच्छा व्यंग्य लिखती हैं। जी। इसलिए मैंने कहा और कि नहीं भाई, व्यंग्य तो ऐसी बात नहीं है, महिला पुरुष दोनों अच्छी तरह व्यंग्य लिख सकते हैं। और व्यंग्य तो करने का अधिकार सबको है, हास्य व्यंग्य पे सबका समान हक होना चाहिए। लेकिन हाँ, योग्यता होती है कि आप हास्य कर सकें और व्यंग्य कर सकें बिना किसी का दिल दुखाए हुए। तो मैं चाहती हूँ, और हम सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यंग्य लिखे जाएं, शालीनता के साथ, गरिमा के साथ, गंभीरता के साथ, ताकि वो अपना असर दिखाएं। और जो व्यंग्य की भूमिका होती है व्यवस्था पर चोट करने की कोशिश और हमें जागृत करने की कोशिश, वो लगातार चलती रहे। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और आखिर में सिर्फ यही कह सकती हूँ कि विभा रानी मैम का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो परिकल्पना है अवितोको रूम थिएटर के अंतर्गत, उसको हमने इस बार पूरा का पूरा व्यंग्य को समर्पित किया है। और हर सप्ताह जब आप जैसे लोगों से हम बात करते हैं, इतने इतने दिग्गज लेखकों से, तो लगता है कि ये हमने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अपनी पीठ हम खुद ठोक ठोक लेते हैं एक बार कि व्यंग्य पर बात होना भी बहुत जरूरी था, केंद्रित होकर। तो नहीं मैं प्रतिभा, पीठ तो मैं ठोकूंगी तुम्हारी, और वो तो आभार मुझे आशीर्वाद। मानना है। और जी। अपने सभी आज इतने अच्छे दर्शकों, इतने अच्छे श्रोताओं के बीच में, इतने अच्छे लोगों के बीच में मुझे व्यंग्य पढ़ना बहुत अच्छा लगा। और माध्यम तुम, विभा रानी और अवितोको, इसकी वजह से पढ़ा। और देखो, चीज वही हम कहते हैं जहाँ उसकी कद्र हो, है ना। ऐसा नहीं है, सबसे जरूरी चीज होती है हमारे श्रोता और दर्शक, क्योंकि वो भी उतना ही संवेदनशील होता है।
उतना ही संवेदनशील होता है। मैं कहती हूँ कि हमको पढ़ने वाले, हमको सुनने वाले हमसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वो जो हम लिखते हैं उससे और ज्यादा निकाल लेते हैं। तो आज जी बिल्कुल। ऐसे ही लोग थे यहाँ पर सुनने वाले, प्रताप जी और ललित जी और कितने कितने और लोग हैं। तो सबको ये अभी तुम तो थी ही, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत शुभेच्छाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 1 घंटे से अधिक का समय कैसे गुजर गया पता नहीं हाँ, चला। हाँ, आपका मुझे भी पता नहीं। ये आशीर्वाद है मेरे लिए और हम सब के लिए। आप ऐसे ही लिखती रहें, लेखनी से हम सबको समृद्ध करती रहें। इसी शुभकामना और इसी दुआ के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहूंगी जो हमें देख रहे थे। और अगले सप्ताह तो हमारे कार्यक्रम की जो कड़ियां आती जाएंगी, बीच में दीपावली की एक सप्ताह की हमारी छुट्टी रहेगी, बाकी 13 कड़ियां आपके सामने आएंगी। हर शुक्रवार हमसे जुड़े। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।